BLAT 2020 exam is over and many of you have asked me to do the analysis of the paper. So here I am. हाय गाइस, मैं हूं आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। तो इस वीडियो में हम बीलैट का जो पेपर हुआ है या बीएचयू बीएलएलबी का जो पेपर हुआ है अभी फिलहाल ही, उसको हम एनालाइज करेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे एंड ऑल्सो हम लीगल पार्ट जैसे हमने बीएचयू 3 ईयर के लिए सॉल्व किया था, लीगल पार्ट हम साथ में सॉल्व करेंगे। ना एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि मैंने जो भी मेजर हेड्स हैं उनमें क्वेश्चन नंबर्स अलॉट कर दिए हैं। अब हो सकता है कि ये जो नंबर है वो वेरी करे आपके और मेरे बीच में, कंसिडरिंग द फैक्ट कि मैंने किस बात को एज अ पार्ट ऑफ लीगल एप्टीट्यूड लिया है या फिर करंट अफेयर्स लिया है। तो चलिए देखते हैं। स्टैटिक जीके से हमारे आए हैं 26 क्वेश्चंस, देन करंट से आए हैं 12 क्वेश्चंस, लीगल से 35, इंग्लिश से 30, लॉजिकल से 15, मैथ से 26 एंड डेटा इंटरप्रिटेशन से आए हैं 5 क्वेश्चंस। नाउ दिस डेटा इंटरप्रिटेशन काफी लोगों के लिए नया होगा। तो अगर हम देखें जैसे पास्ट ईयर में पैटर्न रहा है, जैसे क्वेश्चन आए हैं उसी तरह से क्वेश्चंस आए हैं। तो अब सीधा चलते हैं लीगल पार्ट पे और सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस। लीगल पार्ट जो है हमारा वो शुरू हो रहा है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 27। बीच बीच में क्वेश्चंस आते रहेंगे और हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 156, ये आर्टिकल 157 होना चाहिए था। इसके अकॉर्डिंग गवर्नर के लिए जो मिनिमम एज है वो कितनी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 दैट इज 35 इयर्स। नेक्स्ट चलते हैं फर्दर। अब लीगल प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन है, लीगल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। तो अब लीगल प्रिंसिपल ये है कि अ कॉन्ट्रैक्ट जो है इट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स अगर वो बने हो विद फ्री कंसेंट, पार्टीज कॉम्पिटेंट हो टू कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज अ लॉफुल कंसिडरेशन विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पर फैक्ट्स क्या है कि सुमित जो है एक 40 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन है ऑफ अ साउंड माइंड। 40 ईयर ओल्ड है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, साउंड माइंड का है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। देन ही अग्रीज टू सेल हिज बंगलो वर्थ रुपीज 40 lakhs फॉर 1 lakh। 40 लाख का बंगलो वो 1 लाख में बेच रहा है। कंसिडरेशन भी लॉफुल है, अनलॉफुल नहीं है। अब द अग्रीमेंट इज, अब हाँ ये ऑप्शंस है हमारे पास, तो इसमें से हमें बताना है कि अग्रीमेंट कैसा है, ये इसकी नेचर क्या है अग्रीमेंट की। इनवैलिड ड्यू टू इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, दिस विल नॉट बी द करेक्ट आंसर बिकॉज यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है प्रिंसिपल में कि इनएडिक्वेट कंसिडरेशन क्या होगी। यहाँ पे सिर्फ ये मेंशन है कि अगर कंसिडरेशन लॉफुल है तो वो सही माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। लॉफुल मतलब कुछ अनलॉफुल इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ पर कंसिडरेशन लॉफुल है। अब वैलिड एज देयर इज अ लॉफुल कंसिडरेशन, जैसे अभी डिस्कस किया। वैलिड एज सुमित एंटर्ड इनटू इट विद फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट से ही एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। देन वैलिड बिकॉज सुमित हैज कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, सुमित के पास कैपेसिटी है टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। देयरफॉर इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, 3 एंड 4, यानी फोर्थ ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। इन क्वेश्चंस में हम सीधा प्रिंसिपल के बेसिस पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन आया है, लीगल प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी करता है फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वालिटी टू ऑल पर्संस। अब फैक्चुअल सिचुएशन क्या है? ए, एन अक्यूज्ड इज पुट ऑन ट्रायल फॉर सर्टेन ऑफेंस फॉर व्हिच स्पेशल कोर्ट हैज बीन डेजिग्नेटेड। ए को किसी ऑफेंस के लिए ट्राई किया जा रहा है जिसके लिए स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेट किया गया है। अब हमारा प्रिंसिपल ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सबको फंडामेंटल राइट जो है वो इक्वालिटी का वो गारंटी करता है टू एवरीवन। तो अब ऑप्शंस क्या है? ट्रायल बाय स्पेशल कोर्ट इज वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर ट्रायल बाय स्पेशल कोर्ट इज नॉट वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी। Trial by special court is violation of right to equality because a class of persons may be tried by a special court. ये हम रूल आउट कर देंगे बिकॉज इतनी डिटेलिंग हमारे प्रिंसिपल में नहीं दी है। सिमिलरली यहाँ पर भी राइट टू इक्वालिटी बिकॉज अ रीजनेबल क्लास ऑफ पर्संस मे बी ट्राइड बाय स्पेशल कोर्ट, ये भी हमारे यहाँ पर प्रिंसिपल में नहीं दिया हुआ है इसके बारे में। दो नॉर्मली जो हमारा लॉ का कॉन्सेप्ट लगता है वहां पर राइट टू इक्वालिटी के लिए बोला जाता है कि सबको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, लॉ इज अवेलेबल इक्वली टू एवरीबॉडी, बट देन द क्वालिफिकेशन इज कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन हो सकता है। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग से है, बट प्रिंसिपल में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। सो एज पर मी द आंसर शुड बी ऑप्शन 2 कि ट्रायल बाय स्पेशल कोर्ट इज नॉट वायलेटिव ऑफ राइट ऑफ इक्वालिटी। देन नेक्स्ट चलते हैं
ओनली पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर हैव द अथॉरिटी टू इनैक्ट लॉ। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास ही अथॉरिटी है लॉ इनैक्ट करने की, और कोई भी लॉ लेजिस्लेचर ऐसा नहीं बना सकता जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करे। तो अब फैक्ट क्या है कि पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 इनैक्ट किया है, जो अकॉर्डिंग टू अ ग्रुप ऑफ लॉयर्स इज वायलेटिव ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स। तो ये लोग पिटिशन फाइल करते हैं चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ दिस स्टैट्यूट, सीकिंग रिलीफ to quash the statute। they are asking कि citizenship amendment act को quash किया जाए एंड फर्दर पार्लियामेंट को ये डायरेक्ट किया जाए कि वो एक नया लॉ बनाए। तो अगर हम प्रिंसिपल के हिसाब से चले, हमें पता है सिर्फ पार्लियामेंट और स्टेट ही लॉ इनैक्ट कर सकती हैं, उनको बोला नहीं जा सकता आप लॉ इनैक्ट करें। सो द पार्ट वेयर इट सेज कि फर्दर डायरेक्ट पार्लियामेंट टू इनैक्ट अ न्यू लॉ, ये कैंसिल हो जाएगा। दे कैन नॉट सीक दिस फर्दर। अगर कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वो क्वॉश किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कोर्ट कैन क्वॉश द एग्जिस्टिंग लॉ अगर वो वायलेटिव है फंडामेंटल राइट से, बट इट कैन नॉट डायरेक्ट द पार्लियामेंट टू मेक अ न्यू लॉ। तो ऑप्शन 3 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। देन चलते हैं क्वेश्चन 47 पे। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस में अगर कुछ होता है तो वो ऑफेंस नहीं है। शाम जो है वो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस अटेम्प्ट करता है शोभित को मारने के लिए, और शोभित अपनी जान बचाने के लिए वापस शाम को मार देता है। तो अब इस केस में क्या हुआ है, प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज हुआ है, कोई ऑफेंस नहीं है। यहाँ पर ये क्वालिफिकेशन नहीं है कि मैडनेस है, तो अगर मैडनेस है तो वो प्राइवेट डिफेंस ऑफेंस माना जाएगा क्योंकि सामने वाला तो पागल है। तो अब इसके लिए जो आंसर होगा ऑप्शन 3, दैट इज शोभित हैज नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस बिकॉज प्राइवेट डिफेंस में ये एक्सरसाइज किया गया है। देन अगेन लीगल रीजनिंग से क्वेश्चन है, इट इज सेटल्ड दैट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज बट इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल। तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेबल नहीं है, फैक्ट एक्सक्यूजेबल है। जॉन जो है एक फॉरेन नेशनल है जो चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल ही इज कैरिंग विद हिम ऑन द फ्लाइट एंड ही इज एप्रीहेंडेड जब वो इंडिया पहुंचता है। अब इंडिया में ऐसा कुछ भी मटेरियल प्रोसेस करना इज एन ऑफेंस। जॉन को इस बारे में पता नहीं था, तो क्या जॉन प्रोसिक्यूट किया जा सकता है? अब अगर हम प्रिंसिपल देखें, इट सेज इट इज सेटल्ड लॉ दैट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। तो ये उसके लिए एक्सक्यूज नहीं बन सकता कि उसको पता नहीं था कि इंडिया में ऐसा लॉ है। और यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं दिया है कि वो फॉरेन नेशनल है, जूरिस्डिक्शन कहाँ फॉल करेगा। सो वी विल नॉट गो इनटू ऑल दिस बिकॉज लीगल रीजनिंग में हम सिर्फ प्रिंसिपल के बेसिस पे चलते हैं। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन होगा करेक्ट, जॉन कैन बी प्रोसिक्यूटेड बिकॉज ignorance of law is not excusable। many of you might have been confused between option 1 option 4 कि फॉरेनर है उसको इंडियन लॉ के बारे में नहीं पता था, बट एज आई ऑलवेज से कि लीगल रीजनिंग में वी जस्ट गो बाय द लीगल प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें से कौन सी कमिटी जो है वो इट डील्स विद बैनिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ रैगिंग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो राघवन कमिटी है जो इस बारे में डील करती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है या हाई कोर्ट का जज है वो कब रिमूव किया जा सकता है? बाय द प्रेसिडेंट। ही कैन बी रिमूव, वी नो के ग्राउंड्स क्या है, इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर। और कब रिमूव किया जा सकता है? जब एड्रेस किया जाता है बाय बोथ हाउसेस इन द सेम सेशन आस्किंग फॉर हिज रिमूवल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। क्वेश्चन 3 राइट आंसर है, 124 आर्टिकल में ये गिवन है, इजी इनफ। नेक्स्ट चलते हैं, एक और लीगल रीजनिंग पे क्वेश्चन है, अ पर्सन शैल नॉट बी गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑन द ग्राउंड कि उसने कुछ ऐसा मैटर पब्लिश करा है जो कोर्ट की ऑब्स्ट्रक्शन में, जस्टिस ग्रांट करने में ऑब्स्ट्रक्शन करता है विद रिस्पेक्ट टू चाहे सिविल प्रोसीडिंग हो चाहे क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो, पेंडिंग एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन। जब वो चीज पब्लिश हुई है उस टाइम पे वो पेंडिंग था मैटर, एंड इफ एट दैट टाइम जो इंसान ऐसी बात बोल रहा है या पब्लिश कर रहा है ही हैड नो रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग कि प्रोसीडिंग जो है वो पेंडिंग थी। सो बेसिकली हमको ये बताना है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अब जो फैक्ट्स हैं उसमें अप्लाई होगा कि नहीं। रुद्र जो है वो एक लेक्चर डिलीवर कर रहा था लोकल रोटरी क्लब में इन फेवर ऑफ द अक्यूज्ड। अक्यूज्ड को प्रोसिक्यूट किया जा रहा था फॉर असॉल्टिंग अ पुलिस ऑफिसर। तो वहां पर रुद्र ने क्या बोला? रुद्र ने बोला कि अक्यूज्ड इज अ विक्टिम ऑफ प्रिवेलिंग करप्शन इन द जुडिशरी एंड ही नोज दैट accused is going to be punished by the court for being honest। तो अभी मैटर चल रहा है, मैटर पेंडिंग है
एंड उसके अगेंस्ट जो भी प्रोसिक्यूशन चल रहा है उसके ही रिस्पेक्ट में रुद्र ने बोला है. नाउ रुद्र हैज नॉलेज कि उसके खिलाफ कोई केस चल रहा है एंड ही हैज सेड कि कोर्ट उसको ऑनेस्ट होने पे पनिश करेगा. नाउ दिस अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एज पर द लीगल प्रिंसिपल. ऑब्वियसली वी नो कि ये क्वेश्चन पूछा गया है विद रिस्पेक्ट टू द प्रशांत भूषण केस. अब यहाँ पर वी विल जस्ट गो बाय द प्रिंसिपल. उस केस के बारे में जो भी हमने पढ़ा है हम वो यहाँ पर नहीं अप्लाई करेंगे. तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट क्या है? यस, ही इज गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन इंडिया साइबर टेररिज्म जो है वो किसके अंडर पनिशेबल है? इजी इनफ. आईटी एक्ट के अंदर साइबर टेररिज्म पनिशेबल है. देन विच अमंग द फॉलोइंग वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ये हम सब बहुत बार पढ़ चुके हैं. हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा आर्टिकल 32, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. बिकॉज वो राइट हमको देता है कि अगर कोई वायलेशन हुआ है फंडामेंटल राइट का तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाएं. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज टू प्रिवेंट अ पर्सन होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस टू विच ही इज नॉट एंटाइटल्ड. तो इसकी जो रिट है कोई इंसान की पब्लिक अथॉरिटी को, पब्लिक ऑफिस को चैलेंज करना कि ही डज नॉट हैव द अथॉरिटी इज क्वो वारंटो. क्वो वारंटो का मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी. देन फॉर्मर जज जो है जस्टिस रंजन गोगोई नॉमिनेट हुए हैं राज्यसभा में बाय द प्रेसिडेंट रिसेंटली एंड इन्होंने किसकी वैकेंसी फिल करी थी? रिटायरमेंट ऑफ विच सीनियर एडवोकेट डिड ही फिल? ही फिल्ड इन द शूज ऑफ KTS तुलसी, एन एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट जो अभी रिटायर हुए हैं राज्यसभा. आई हैव इंटर्न्ड विद हिम इन द पास्ट. वेरी जेनरस मैन. नेक्स्ट चलते हैं. A has applied the telephone department to get telephone connection. After undue delay, टेलीफोन जो है वो इंस्टॉल हो जाता है बट इट वॉज नॉट मेड ऑपरेशनल इमीडिएटली. बहुत टाइम पास हो गया है और वो अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुआ है तो एप्लीकेंट डिपार्टमेंट को सू करता है. तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट पिक्चर रिप्रेजेंट करती है? वी कैन क्लियरली सी उसने अप्लाई किया था, अनड्यू डिले हुआ, टेलीफोन लग भी गया, तब भी ऑपरेशन नहीं है इमीडिएटली. यहाँ पर हुआ है डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस बाय द डिपार्टमेंट, जो हमारा कंज्यूमर एक्ट में एक प्रोविजन है. देन नेक्स्ट शुरू होते हैं हमारे लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स. Ad litem means guardian appointed by the court to represent interest of a child. किसी को अपॉइंट करना जो खुद के लिए अपेयर नहीं हो सकता उसको हम कहते हैं ad litem. Then post diem. post diem का मतलब होता है after the day. अब diem अगर आपने वो फेमस सेइंग सुनी होगी carpe diem seize the day, तो day का मतलब होता है diem एंड post का मतलब होता है after. ये लॉजिक से भी हो सकता था after the day. नेक्स्ट नेमो डेविड विश्विक्सारी जो मैक्सिम है उसका क्या मतलब है? नो वन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस, नो मैन और टू बी ट्वाइस वेक्स्ड. ये डबल जेपर्डी का डॉक्ट्रिन है जो हमारे आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लेट डाउन है. देन पोस्ट लाइडेम मोटिव मीन्स व्हाट? पोस्ट लाइडेम मोटिव मीन्स after the beginning of the litigation. फिर next virtue officii means by the virtue of office. Very clear. ये virtual office नहीं होगा, ये confuse करने के लिए दिया हुआ है. By the virtue of office will be the correct answer here. Then next vigilantibus non domentibus jura subservient means law helps those who are watchful, not to those who sleep. तो थोड़ी बहुत अगर आप इंग्लिश से भी चले, यहाँ पर डोरमेंट का मतलब होता है सोना, स्लीप. यहाँ पर स्लीप जो है वो सिर्फ ऑप्शन 1 में आ रहा है. विजिलेंट मींस वॉचफुल जो ऑप्शन 1 में गिवन है, तो ये करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट एक्शो पर्सनैलिस मॉनिटर कम पर्सोना. इसका मतलब क्या है कि कॉज ऑफ एक्शन जो है इट कम्स टू एन एंड विद द डेथ ऑफ द पर्सन. देन नेक्स्ट इज नेमो एस हियर विवेंटिस. इसका मतलब है कि अ लिविंग पर्सन हैज नो एयर. ऑब्वियसली कोई अगर इंसान लिविंग है उसका कोई एयर नहीं हो सकता. देन शेड्यूल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज से डील करता है? वेरी इजी क्वेश्चन. लॉ प्रोटेक्टेड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू ऑफ द कोर्ट जो है वो दिए हैं हमारे शेड्यूल 9 में. नेक्स्ट एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? इट इज अ ह्यूमन राइट्स ग्रुप. फिर सल्वा जुडुम की जो प्रैक्टिस है
इट स्टार्टेड इन इंडिया, इट रेफर्स टू व्हाट? सलवा जुर्म की जो प्रैक्टिस है वो शुरू हुई थी 2005 में, हाउएवर इट वाज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2011। तो इसकी प्रैक्टिस में क्या था कि गवर्नमेंट वांटेड कि सिविलियंस खुद माओइस्ट से लड़े एंड दे एक्ट एज द इंटरमीडियरी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द माओइस्ट। तो आर्मिंग सिविलियंस टू फाइट मिलिटेंट्स जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, हाउएवर ये लॉ क्वेश्चन नहीं है, but then let's move on. What is the only state in India that has common civil code? Common civil code है in the state of Goa. Then next, K.S. Puttaswamy जो judgment है, it is related to right to privacy, very famous judgment, 2018 judgment. Then इसमें से किसने सबरीमाला टेम्पल में, कौन से जज ने सबरीमाला टेम्पल में डिसेंटिंग जजमेंट दिया था? डिसेंटिंग जजमेंट मतलब अग्री नहीं किया था मेजोरिटी से। तो सबरीमाला टेम्पल में जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने डिसेंटिंग जजमेंट दिया था। इट हैज बीन इन द न्यूज फॉर क्वाइट सम टाइम। देन नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन लॉ कहाँ ओरिजिनेट होता है? ऑस्टिन, ये क्वेश्चन जूरिस्प्रूडेंस से आया है। ऑस्टिन के अकॉर्डिंग लॉ इज कमांड ऑफ द सॉवरेन। तो ओरिजिनेट कहां से हो रहा है? सॉवरेन से, इसलिए करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 2। देन ए जो है वो इंसाइट करता है अपने डॉग को टू स्प्रिंग अपॉन जेड विदाउट जेड्स कंसेंट। तो यहाँ पर क्या ऑफेंस कमिट हुआ है? यहाँ पर कमिट हुआ है क्रिमिनल फोर्स। क्रिमिनल फोर्स का मतलब है कि आप किसी के अगेंस्ट कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे सामने वाले को कोई फियर हो जाए, कोई अनाउंस हो जाए। तो डॉग को अगर आप इंसाइट कर रहे हैं, दैट इज कॉजिंग फियर टू द अदर पर्सन। देन नेक्स्ट इज, इसमें से कौन सा जो टर्म है वो असेंशियल नहीं है फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट? ये इनमें से असेंशियल नहीं है नेग्लिजेंस। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या होता है? इंट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी होती है किसी को, वो प्रॉपर्टी जो इंसान के पास आती है वो मिस अप्रोप्रिएट कर लेता है टू हिज ओन यूज। तो नेग्लिजेंस यहाँ पर एक असेंशियल ऑप्शन नहीं है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का। देन नेक्स्ट, मूविंग ऑन, who was the chairperson of 21st Law Commission? 21st Law Commission के चेयरमैन थे जस्टिस B.S. चौहान। Then maximum duration of 0 hour in लोकसभा कितना हो सकता है? अब 0 hour जो है वो हमारा क्वेश्चन आवर के बाद शुरू होता है एंड इट कंटिन्यूज टिल द एजेंडा ऑफ द डे। तो कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, इट इज अनस्पेसिफाइड। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In a meeting, A was presiding and B was participating as a member. In the course of debate, A became angry. एक मीटिंग चल रही थी जहां पर A became angry and he ordered कि B जो है he be immediately thrown out of the meeting. तो B जो है वो इस बात से गुस्सा होके he moved towards A saying that I will throw out you of the chair, but उसको रोक लेता है A का सिक्योरिटी गार्ड। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है? मीटिंग चल रही है और B जो है वो गुस्से में जाके मतलब उसने एक थ्रेट दे दिया है एंड ही इज मूविंग टुवर्ड्स A। तो इट इज नॉट जस्ट थ्रेट, इट इज असॉल्ट, बिकॉज एनीथिंग जो सामने वाले को एप्रीहेंशन कॉज करते हैं ऑफ एनी डेंजर, वो हम असॉल्ट में डालते हैं। देन ए जो है ही फाइंड्स अ पर्स लाइंग ऑन द रोड। एक पर्स मिला है रोड पे, वो उसको उठाता है और अपने साथ रख लेता है। आफ्टर सम टाइम वो उस पर्स में जो पैसे पड़े थे उनको यूज कर लेता है अपने पर्पस के लिए। अब इसमें से ए को कौन सा कोर्स अडॉप्ट करना चाहिए था? उसको पर्स नहीं उठाना चाहिए था, या उसको जो है जो डिपॉजिट करना चाहिए था विद द रेप्यूटेड पर्सन, किसी भी रेप्यूटेड पर्सन के साथ उसको वो पर्स डिपॉजिट कर देना चाहिए, फिर ही शुड हैव टेकन अ स्टेप टू फाइंड आउट द ओनर और ही शुड हैव केप्ट मनी। तो अगर उसको पर्स मिला है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में यही होगा, ही शुड एंडेवर टू फाइंड आउट द रियल ओनर, उसका रियल ओनर कौन है। ये क्वेश्चन जो है ये रिलेट किया है डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन के साथ, जहां पर ये बोला जाता है कि अगर ओनर could have been reasonably discovered and still you appropriate the property to your own use, तो वो criminal misappropriation माना जाता है। Next, while doing exercise, A met with an accident and fractured his leg. He was taken to the doctor. तो डॉक्टर ने क्या किया? While treating him, he applied so much of force without using anesthesia. Anesthesia नहीं दिया एंड इतना फोर्स लगाया अपने 3 अटेंडेंट्स के साथ, लेग को फिक्स करा, प्लास्टर लगाया। अब इस ट्रीटमेंट के साथ पेशेंट जो है वो कोमा में चला गया एंड उसकी डेथ हो गई। तो अब डॉक्टर के अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जा सकता है? यहाँ पर डॉक्टर डिड नॉट डू अ रीजनेबल थिंग, डॉक्टर ought to have used anesthesia, yes he should have, then doctor failed to observe the standard medical procedure and hence negligent। तो एक्शन जो है वो मेडिकल नेग्लिजेंस का लाई करेगा।
यहाँ पर ought to have anesthesia as an incomplete statement. जब यहाँ पर डॉक्टर है, इसकी ड्यूटी है टुवर्ड्स द पेशेंट दैट ही एक्सरसाइजेस रीजनेबल केयर, और अगर वो ड्यूटी नहीं एक्सरसाइज होती है तब नेग्लिजेंस का केस बन जाता है. नेक्स्ट इज ए एंड बी जो है, दे आर मैरिड टू ईच अदर फॉर 7 years, दे वर लिविंग सेपरेटली, दे हैव नॉट ऑब्टेन्ड डिवोर्स, एंड ए जो है वो दूसरी मैरिज में एंटर कर जाता है सी के साथ. 7 years ऑलरेडी इलैप्स हो चुके हैं, तो फैमिली लॉ में ये गिवन है कि अगर 7 year इलैप्स हो जाए, सामने वाले का पता नहीं है, देन अगर कोई मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होती है ऐसे में तो वो वैलिड मानी जाती है. नेक्स्ट इज हु ऑफ द फॉलोइंग इज द लीगल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. प्रिटी इजी. अटॉर्नी जनरल जो है वो गवर्नमेंट के लीगल एडवाइजर है. काफी चीजें न्यूज में रही हैं अटॉर्नी जनरल को लेके. सो इसी के साथ हमारा एनालिसिस खत्म होता है इस पेपर का. आई होप यू वुड हैव स्कोर्ड वेल, अच्छे मार्क्स मिले होंगे. पेपर वाज फेयरली डिसेंट अगर हम लीगल पार्ट की बात करें. इन केस आपको कोई फर्दर डाउट है, क्वेरी है, यू कैन लीव द सेम इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो कुछ, देन प्लीज डू हिट द लाइक बटन. इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं.